नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में आज हम 8वां चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगें लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने 7 चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लिए थे। अब हम 8वां चैप्टर लेकर चलेंगे। राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा तथा एक लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो चैप्टर है वो 2 अंक का होने वाला है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में से हमें छोटी से छोटी चीजों को अच्छे से समझना है ताकि हम ये 2 अंक अर्जित कर सकें। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लेकर चलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में क्या है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कौन सा होगा? तो निर्वात में हमें पूछा है। तो देखिए विद्यार्थी, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट। म्यू नॉट यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब मैं यहाँ पर चर्चा करता हूं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसको हम यहाँ पर क्लियर कर दें, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की या एक छोटा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। न्यूमेरिकल तो देखिए न आए, क्योंकि फिर भी छोटा क्वेश्चन तो यहाँ से इस चैप्टर में से पूछा जाना ही है। उनको एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यहां पर मैं चर्चा करूंगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण की। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। तरंगों के गुण देखिए एक बार इनको समझ लेते हैं ताकि इन पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो हम क्लियर कर सके। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंग है इनका जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इनका वेग किसके इक्वल होगा? प्रकाश के वेग के बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये जो वेग है निर्वात में हम देखिए इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, C बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसको पुट कर सकते हैं। देखिए, यदि निर्वात की जगह माध्यम होता, निर्वात की जगह क्या होता? माध्यम होता, तो जो प्रकाश का वेग है cm ये बराबर होता 1/√म्यू एप्सिलॉन। और इसके स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं? म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/√में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/√में म्यू आर एप्सिलॉन आर। और ये आ जाएगा हमारे पास में C/में म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो देखिए यहां से इस रिलेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए कि माध्यम में प्रकाश का वेग है वो C/में म्यू आर एप्सिलॉन आर के इक्वल होगा। ये एक प्रॉपर्टी क्लियर हो जानी चाहिए। अगली प्रॉपर्टी देखें कि देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसे हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के आयामों का जो परिमाण है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है।
अगली प्रॉपर्टी देखें कि जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है वो दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत, तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, दिशा के लंबवत। हम ये जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक समान कला में एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि जो माध्यम का अपवर्तनांक है, माध्यम का अपवर्तनांक है, उस माध्यम के पराविद्युतांक के वर्गमूल के बराबर होता है। एक सीधी सीधी प्रॉपर्टी हमने यहां पर पुट की है। इसके अलावा आप देखें कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करती है। जैसे अपवर्तन, अपवर्तन को रिप्रेजेंट करती है, परावर्तन को प्रदर्शित करती है, साथ में बात करूं व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब घटनाओं को प्रदर्शित करती है। क्लियर? इसके साथ में मैं यहां पर बात करता हूं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो उनमें विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा दोनों समाहित होती है। विद्युत ऊर्जा प्लस चुंबकीय ऊर्जा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर क्या होगी? विद्युतीय तथा चुंबकीय ऊर्जाएं मौजूद होगी। और मैं यहां पर बात करूं विद्युत ऊर्जा घनत्व की, यूई से हम उसको पुट कर सकते हैं, जो कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को यूएम से पुट करूं, जो कि b²/2 म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं यहां पर बात करूं कुल ऊर्जा घनत्व है, कुल ऊर्जा घनत्व है, और कुल ऊर्जा घनत्व U बराबर हो जाएगा UE प्लस यू एम। देन यहां से हमारे पास में आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस b²/2 म्यू नॉट, ये हमारे पास में आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं अन्य जो प्रॉपर्टी है, मेन जो प्रॉपर्टी है वो मैंने आपके सामने रख दी है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम एक एक करके नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। अगला जो क्वेश्चन है वो है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है। तो दृश्य तरंगों की परास 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इनकी परास होती है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। 4000 से 8000 वाला भी सही है। तो देखिए, आपको विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उनमें से भी आपको क्या पूछा जा सकता है कि उनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो किसकी अधिकतम होती है, किसकी न्यूनतम होती है, ये पूछा जा सकता है। चलिए मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, यहां पर हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, और जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है इसमें हमारे पास में यहां पर 7 तरंगे होती है। कितनी तरंगे होती है? 7 तरंगे। उसमें पहली तरंग है गामा तरंगे, गामा किरणें। दूसरी जो तरंग है वो है एक्स तरंगे। तीसरी जो तरंग है वो हमारे पास में है पराबैंगनी। तीसरी तरंग कौन सी है? पराबैंगनी तरंगे। चौथी जो तरंग है वो होती है दृश्य तरंगे, दृश्य तरंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन बाद में इन्हीं से ही हम क्लियर करते जाएंगे। अवरक्त तरंगे, पांचवी तरंग कौन सी है? अवरक्त तरंगे। छठी जो तरंग हमारे पास में है वो है सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव। और जो सातवां जो पार्ट इसका है वो हमारे पास में है रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। अब मैं यहां पर बात करता हूं तरंग दैर्ध्य परास की, तरंग दैर्ध्य परास की
तो देखिए आपको यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि इनकी जो तरंगदैर्घ्य परास है वो सबसे न्यूनतम जो तरंगदैर्घ्य है वो गामा किरणों की होती है। सबसे कम किसकी होगी? गामा किरणों की। और जो सबसे ज्यादा है वो रेडियो तरंगों की होने वाली है, 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻+4 मीटर तक। क्लियर? इसी प्रकार से हम एक एक करके आपको बता देते हैं कि यहां पर ये 10⁻12 मीटर से 10⁻9 मीटर तक, पराबैंगनी तरंगों की 10⁻9 मीटर से 3.8 गुणा 10⁻7 मीटर तक। ये है 3.8 गुणा 10⁻7 मीटर से 7.8 गुणा 10⁻7 मीटर तक। फिर है अवरक्त तरंगे जिसकी 7.8 इंटू 10⁻7 मीटर से 5 इंटू 10⁻3 मीटर तक, और ये हो जाएगी 5 इंटू 10⁻3 मीटर से 10⁻1 मीटर तक। अब देखो एक चीज क्लियर कर लीजिए कि यहां पर हम ये जानते हैं कि C बराबर होता है न्यू लैम्बडा, तो यहां से न्यू बराबर आ जाएगा C अपॉन में लैम्बडा। तो देखिए लैम्बडा किसके लिए ये लैम्बडा इसके लिए तो होता है मिनिमम, लैम्बडा इसके लिए मिनिमम, और रेडियो तरंग के लिए लैम्बडा का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्लियर? इसके साथ में एक चीज क्लियर कर लीजिए आप, लैम्बडा जिसके लिए मिनिमम होता है उसके लिए न्यू मैक्सिमम होता है। न्यू क्या होता है? मैक्सिमम। और जिसके लिए लैम्बडा मैक्सिमम होगा उसके लिए न्यू मिनिमम होगा। आपको ये पूछ ली जाए कि भाई अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसकी, तो वो रेडियो तरंगों की। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसकी, तो वो गामा तरंगों की। अधिकतम आवृत्ति तो वो गामा तरंगों की, न्यूनतम आवृत्ति तो वो रेडियो तरंगों की। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इनके जो उपयोग हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, उपयोग बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, एक एक करके उनको आपको समझना है क्योंकि वो एकदम क्लियर होने चाहिए। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे जैसे हमारे पास में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके हिसाब से हम उनका आंसर देते चले जाएंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सूर्य प्रकाश में कौन सा विकिरण उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है? इनमें से कौन सी ऐसी तरंग है जो कि उसमें प्रभाव क्रिएट करती है? तो हम ये जानते हैं कि जो अवरक्त तरंगे हैं वो उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है, तो इसमें ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। देखिए जो ये उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है, इसलिए जो अवरक्त तरंगे हैं इनका उपयोग रोगी की सिकाई में आता है, सोलर कुकर में इसका प्रयोग कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल में इनका प्रयोग होता है, अवरक्त फोटोग्राफी में भी इनका प्रयोग होता है। फिर हम बात करते हैं, देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की थी कि निम्न में से किस विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो हमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही क्लियर किया था, गामा तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य है वो मिनिमम होती है। क्लियर? फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो अनुप्रस्थ प्रकृति इनमें से कौन सी घटना के जरिए सिद्ध होती है? तो वो ध्रुवण के जरिए सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निर्वात में संचित किसी विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों के आयामों का अनुपात होता है। ये भी मैंने क्लियर कर दिया। तो देखिए यहां पर आप समझेंगे कि हम ये जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम का अनुपात होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जबकि हमारे को यहाँ पर इस क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र का आयामों का अनुपात पूछा है जो कि 1/c के इक्वल होगा। तो यहां पर निर्वात में प्रकाश के वेग के व्युत्क्रम के बराबर होगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि सतह पर आपतित कुल विद्युत चुंबकीय ऊर्जा U है तब कुल प्राप्त संवेग क्या होगा? संपूर्ण अवशोषण के लिए पूछा है। देखिए संपूर्ण अवशोषण के लिए जो संवेग का फॉर्मूला होता है वो U अपॉन में C होता है। और यदि यहां पर वर्ड आ जाता परावर्तक पृष्ठ के लिए, क्या हो जाता? पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ के लिए
तो पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ के लिए जो संवेग है वो होता 2u/c, 2u/c हो जाता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्तर दिशा की ओर संचरित होती है, जिसका विद्युत क्षेत्र सदिश ऊपर की दिशा में होता है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसे एक बार समझ लेते हैं, एक डायग्राम के जरिए हम समझते हैं यहां पर इसको, कि हमारे पास में जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो इस तरीके से उत्तर दिशा में गति कर रही है। थोड़ा समझें, हमारे पास में इस तरीके से ये है उत्तर दिशा, जिस दिशा में तरंग संचरित हो रही है, और ये जो डायरेक्शन है वो है ऊपर की ओर। ये क्या है? ऊपर की ओर। इस डायरेक्शन में है विद्युत क्षेत्र, इस डायरेक्शन में क्या है? विद्युत क्षेत्र, इस तरीके से। तो उत्तर की दिशा के अंदर विद्युत क्षेत्र है, और ऊपर से ठीक लंबवत दिशा में यहां पर क्या होगा? ये जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? पूर्व दिशा होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी? पूर्व दिशा होगी। इस डायरेक्शन में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होगा। इस डायरेक्शन में क्या होना है? चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होगा। आप एक बार डायग्राम बनाकर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है 2 × 10⁻⁷ टेस्ला है। यदि तरंग मुक्त आकाश में संचरित हो तो इसका विद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा? देखिए, ऐसा जो इसका फॉर्मूला है वो हम पहले ही देख चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम Bm हमें दे रखा है 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। देन यहां से क्या आ जाएगा? C बराबर Em/Bm। यहां से Em बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में? Em बराबर आ जाएगा Bm × C, Bm × C। तो 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻+8। देन यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में? 60 आ जाएगा, 60 वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है कि यदि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल c है, के पराविद्युतांक और म्यूआर आपेक्षिक चुंबकशीलता वाले माध्यम में इसकी चाल क्या होगी? देखिए, ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। अभी मैंने आपको जब प्रॉपर्टी समझाई तब मैंने क्लियर किया था कि माध्यम में जो चाल होती Cm बराबर होता C/√में μr/r, और यहां पर εr के स्थान पर कहा जा रहा है k, तो μr × k हो जाएगा। तो v ये आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण कितना होता है? तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करती हुई संचरित होती है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। पॉइंटिंग सदिश है, पॉइंटिंग सदिश का इसमें से जो सूत्र है वो देखिए क्या है? E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो देखिए क्या है कि उच्चतम भेदन क्षमता वाली तरंग है। हमारे को जो तरंगें दे रखी है उनमें से उच्चतम भेदन क्षमता किनकी है? तो गामा तरंगों की जो भेदन क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। गामा तरंगों की जो भेदन क्षमता है वो क्या है? सर्वाधिक है। चलिए मैं एक बार इनकी एक एक करके इनकी सबकी एक बार प्रॉपर्टी बता देता हूं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। इनकी गुणों की भी चर्चा करेंगे, पहले प्रॉपर्टी की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं गामा तरंगों की। तो गामा तरंगे हैं ये उच्च भेदन क्षमता वाली होती है। इनकी भेदन क्षमता क्या होती है? उच्च होती है, सर्वाधिक होती है, उच्च भेदन क्षमता होगी इनकी। फिर मैं यहां पर बात करता हूं
कि इनके ऊपर आवेश की, तो ये अनावेशित होती है। ये विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती। क्लियर। आयनन क्षमता निम्न निम्न आयनन क्षमता वाली ये तरंगे होती है। क्लियर। फिर मैं बात करता हूं अक्स तरंगों की, तो इनकी निम्न भेदन क्षमता होगी। अक्स तरंगों की भेदन क्षमता क्या होगी? निम्न होगी। निम्न भेदन क्षमता इनकी होती है। फिर पराबैंगनी तरंगों की बात करें तो ये जो पराबैंगनी तरंगे हैं, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम पराबैंगनी तरंगों का ही प्रयोग करते हैं। ये जो तरंगे हैं, ये ओजोन ओजोन जो परत है उनको नुकसान, मतलब ओजोन परत है वो इन विकिरणों को रोकने का काम करता है। फिर मैं यहाँ पर बात करता हूँ दृश्य तरंगों की प्रॉपर्टी के बारे में। तो दृश्य तरंगों के द्वारा विभिन्न जो घटनाएं हैं वो प्रदर्शित की जाती है। बात करें यहाँ पर अवरक्त तरंगों की प्रॉपर्टी की, तो अवरक्त तरंगों की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक बार देख लिया था। उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है और ये सर्वाधिक होता है इसमें। उसमें प्रभाव क्या होता है? सर्वाधिक। क्लियर। देखिए ये कुछ प्रॉपर्टी थी इनकी, और अब इनके उपयोगों की भी मैं यहां पर चर्चा करूंगा। वापस लौटते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, ओजोन परत की जैविक उपयोगिता, ये पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों दोलनों में संचित जो ऊर्जा है वो कौन सी होगी? तो विद्युत चुंबकीय दोलनों में जो संचित ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा दोनों होती है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई गुण, 4 गुण लिखिए। हमने इस वीडियो में विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की चर्चा कर ली है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि इसमें जो विद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें विभिन्न घटनाएं प्रदर्शित करती है। इसके साथ में किसी माध्यम के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो पराविद्युतांक के रूट के इक्वल भी होता है। हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की चर्चा पहले ही कर ली है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अवरक्त किरणों के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो देखिए अवरक्त किरणों के 2 उपयोग यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला जो उपयोग है, वैसे एक उपयोग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पर एक एक करके सभी इसके उपयोग बता देता हूँ। अवरक्त फोटोग्राफी में, अवरक्त फोटोग्राफी में इनका जो उपयोग है वो अवरक्त फोटोग्राफी में होता है। साथ में आणविक संरचना के अध्ययन में, आणविक संरचना के अध्ययन में, आणविक संरचना के अध्ययन में इनका उपयोग होता है। बात करते हैं इनका जो उपयोग है वो रोगी की सिकाई में, रोगी की सिकाई में, रोगी की सिकाई में, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में। साथ में हम बात करेंगे यहां पर रिमोट कंट्रोल में, रिमोट कंट्रोल में। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे रोगी की सिकाई में कौन सी तरंगों का उपयोग होता है? मांसपेशियों के खिंचाव को कम करने वाली। देखिए यहां पर देखो ये दे रखा है अगले क्वेश्चन के अंदर कि निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम बताइए जो मांसपेशियों के खिंचाव को कम कर सके। तो कौन सी होती है? अवरक्त तरंगें होती है। तो दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तो ये होती है पराबैंगनी तरंगें। कौन सी होगी?
पराबैंगनी तरंगें। तो आपको दूसरे तरीके से मतलब आपको यूज दे देंगे रिमोट कंट्रोल के अंदर कौन सी तरंगों का उपयोग होता है, तो अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोनों तरीके से आपको इसमें समझ में आना चाहिए। क्लियर? तो चलिए मैं एक बार इनके उपयोग बता देता हूं। मोस्ट जो उपयोग है वो बता देता हूं। देखिए अभी यहां पर हम चर्चा करते हैं इन सभी तरंगों के उपयोगों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा गामा तरंगों की। तो देखिए जो गामा तरंगे हैं वो नाभिकीय संरचना के अध्ययन में, नाभिकीय संरचना के अध्ययन में, नाभिकीय संरचना के अध्ययन में, साथ में आप देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी इनका उपयोग होता है। फिर मैं बात करता हूं यहां पर अक्स किरणों की। तो ये है क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में, क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में, क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में। दूसरी प्रॉपर्टी देखें आप इसकी, दूसरा यूज देखें तो ये भी क्या है, कैंसर के इलाज में जो ऊतक होते हैं, कैंसर वाले ऊतक, उनको नष्ट करने के लिए यूज में हम इसको ले सकते हैं। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें पराबैंगनी तरंगों की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, इनके उपयोग आपको पता होने चाहिए। तो देखिए इसका उपयोग होता है जल शोधन में, जीवाणुओं को मारने में, जल शोधन में, जल को शुद्ध करने में इनका उपयोग होता है। जो नेत्र शल्यता है इसमें भी इनका उपयोग होता है, आंख के ऑपरेशन में। इसके साथ में अदृश्य लिखाई को पहचानने में, अदृश्य लिखाई या जो नकली दस्तावेज हैं, नकली दस्तावेज का पता लगाने में, का पता करने में। फिर जो दृश्य तरंगे हैं इनके तो वस्तुओं को देखने में होता ही है, अणुओं की संरचना का पता लगाने में, अणुओं की संरचना का पता लगाने में, पता लगाने में बात करते हैं। देखो यहां पर जो उपयोग हैं वो आपके पराबैंगनी तरंगों के इंपॉर्टेंट है, तो अवरक्त तरंगों के भी महत्वपूर्ण है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अवरक्त फोटोग्राफी में, अवरक्त फोटोग्राफी में दूसरा देखिए इसका उपयोग क्या होता है। अवरक्त फोटोग्राफी के अलावा रोगी की सिकाई में, सबसे महत्वपूर्ण रोगी की सिकाई में, साथ में आप ध्यान रखें इसका रिमोट कंट्रोल में, रिमोट कंट्रोल में भी अवरक्त तरंगों का ही प्रयोग होता है। बात करते हैं यहां पर सूक्ष्म तरंगों का। सूक्ष्म तरंगे जो कि राडार प्रणाली में, इनका उपयोग कहां हो रहा है, राडार प्रणाली में। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उपयोग आपको इसको ध्यान में रखना है। साथ में दूर संचार प्रणाली, जो दूर संचार प्रणाली है, दूर संचार प्रणाली, दूर संचार प्रणाली में इसका उपयोग होता है। साथ में माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में, और फिर है गेंद या जो गतिमान वाहन है उसकी गति मापने में, गति मापन में। क्लियर? अब देखिए बात करते हैं यहां पर रेडियो तरंगों के उपयोग की। तो देखिए रेडियो तरंगों का उपयोग है रेडियो एवं टीवी प्रसारण में, रेडियो टीवी प्रसारण में रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। साथ में सेल्यूलर फोनों में, जो सेल्यूलर फोन होते हैं
मोबाइल सेलुलर जो मोबाइल होते हैं उनके अंदर भी इनका प्रयोग किया जाता है। एक देखिए आपको यहाँ पर एक राडार प्रणाली आपको ध्यान में रखनी है कि राडार प्रणाली में क्या होता है, रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगों का उपयोग होता है, साथ में जल शोधन में कौन सी का होता है। एक आपको ये ध्यान रखना है कि जो अवरक्त तरंगे हैं वो रोगी की सिकाई में भी यूज में आती है। ये इनमें इंपॉर्टेंट, वैसे आपको ध्यान तो सबका ही रखना है। एक और जो सूक्ष्म तरंगे हैं उन वो कहाँ से उत्पादित होती है, उनका उत्पादन का जो स्रोत है, उनकी उत्पत्ति का जो स्रोत है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जो सूक्ष्म तरंगे हैं वो मैग्नेट्रॉन के द्वारा, क्लिस्ट्रॉन, तरंग वेव नलिका, विसर्जन द्वारा, स्फुरलिंग के द्वारा भी ये तरंगे क्रिएट होती है। वापस क्वेश्चन पर लौटते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि चुंबकत्व के लिए गाउस का जो नियम है उसको मैक्सवेल की इक्वेशन के रूप में लिखिए। वैसे जो मैक्सवेल की इक्वेशन है बड़े क्वेश्चन में 100% पूछी जाती है। मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं कि जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं उनको हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं। जो पहली मैक्सवेल की इक्वेशन है वो स्थिर वैद्युतिकी में जो गाउस का नियम है वहां से ली गई है, और विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसको हम पुट कर सकते हैं रो dv, मतलब कुल आवेश बट्टे में अपसरण नॉट के रूप में। तो ये हमारे पास में पहली इक्वेशन है। दूसरी जो इक्वेशन है वो चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम से ली गई है, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 0। और देखिए यहां पर हमें चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम को मैक्सवेल समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यही मैक्सवेल समीकरण है। तीसरी जो मैक्सवेल समीकरण है वो हमारे पास में है, ये फेराडे के नियम से ली गई है। जो विद्युत वाहक बल है ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर, इसको हम माइनस में डी फाई बी अपॉन dt से पुट कर सकते हैं। और जो चौथी जो इक्वेशन है वो एम्पियर मैक्सवेल के नियम से ली गई है। जो बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर, यहाँ पर विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट आ जाता है म्यू 0 IC प्लस अपसलन नॉट डी फाई बी अपॉन dt। ये हमारे पास में मैक्सवेल की इक्वेशन है और आपको इन्हें अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको कोई सी भी एक इक्वेशन पूछी जा सकती है। हालांकि जब बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से 100% इन इक्वेशंस को पूछ लिया जाता है। तो यहां पर इनको क्लियर कर लें, अच्छे से समझ लें। आगे हम बात करते हैं कि देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि एम्पियर मैक्सवेल नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो ये जो चौथी इक्वेशन हमने यहाँ पर दिखाई है, यही क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का नियम है। यही क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का नियम। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है कि विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम के उन विकिरणों के नाम लिखिए जो वातावरण में ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाती है। तो ये तो होती है पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, क्लियर। दूसरा है कि उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन की धातु के लक्ष्य पर बमबारी से उत्पन्न होती है। तो भारी लक्ष्यों पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से अक्स तरंगें उत्पन्न होती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, अक्स तरंगें। पहले का आंसर क्या था, पराबैंगनी तरंगें। और देखिए फिर क्या है, संचार उपग्रहों में कौन सी तरंगों का उपयोग होता है, तो ये हमारे पास में रेडियो तरंगे हैं। वैसे संचार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है, इसको क्लियर करें। तो यहां क्लियर हो जाना चाहिए कि देखिए जो टीवी प्रसारण और रेडियो प्रसारण है उसमें हम रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, लेकिन जो उपग्रह की बात आती है, संचार उपग्रह की, तो वहां पर जो रेडियो तरंगे हैं वो वायुमंडल से परावर्तित होकर वापस आ जाती है। इसलिए संचार उपग्रह में हम सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर आप ध्यान रखें, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा पार्ट लगता है, इसलिए ऑप्शन सी का जो आंसर है वो सूक्ष्म तरंगे होगा, क्लियर कर लीजिए।
कि लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वाली जो दृश्य तरंगे हैं उनकी परास है, तो वो है दृश्य तरंगे। क्लियर कर लीजिए। विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए। वैसे तो इस विस्थापन धारा की जो डेफिनेशन है कि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली धारा। विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली धारा, उत्पन्न होने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है। विस्थापन धारा कहलाती है। हम यहां पर, वैसे इसका कॉन्सेप्ट तो लंबा चौड़ा है, मैंने केवल इसको परिभाषित किया है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से भी इसको उत्पन्न मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये निर्वात नलिका के कारण से सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन होता है। ये मैंने अभी क्लियर किया था, सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन होता है। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र बनाइए और विद्युत चुंबकीय तरंग के कोई 2 गुण लिखिए। गुण हमने पहले ही बता दिए हैं। एक निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का आयाम दे रखा है, तो विद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दे रखा है, विद्युत क्षेत्र का आयाम हमें पूछा है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए हैं। तो E नोट बराबर हम पुट कर सकते हैं B नोट इंटू C। तो 50 गुणा 10 की घात -8 गुणा 3 गुणा 10 की घात +8, तो 150 वोल्ट प्रति मीटर इसका आंसर आ जाएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग का चित्र बनाना है, साथ में इनकी प्रॉपर्टी भी पुट करनी है। फिर देखिए जल शोधन व कैंसर के उपचार में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखे। तो जल शोधन में मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया था, जल शोधन के अंदर पराबैंगनी तरंगों का उपयोग होता है। किनका उपयोग होगा? पराबैंगनी तरंगे। जल शोधन में कौन सी तरंगों का उपयोग होता है? पराबैंगनी तरंगों का उपयोग होता है। इसके अलावा कैंसर के क्षेत्र में गामा तरंग, कैंसर के उपचार में गामा तरंगों का उपयोग होता है। किसका उपयोग होगा? गामा तरंगों का। रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगों का उपयोग होता है, ये हमने क्लियर कर दिया था। वह रिमोट जो कंट्रोल है उसमें कौन सी तरंगें काम में आती है? तो अवरक्त तरंगों का यहाँ पर उपयोग होता है, अवरक्त तरंगें आएगी। तो आपको उपयोग पर, प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखो विस्थापन धारा किसे कहते हैं? आवेशित संधारित्र के लिए विस्थापन धारा का सूत्र प्राप्त कीजिए। एम्पियर मैक्सवेल का नियम भी यहाँ पर, वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, छोटे क्वेश्चन आएंगे, प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन होंगे। इनकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति पर, उपयोग पर आधारित क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखें, समझें। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जल्द ही हम अगला चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर लौटेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।